आप इसको मेल और फीमेल के हवाले से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि मेल में भी तीन मेजर आपको दर्जों में ये चीज़ें मिलेंगी, और फीमेल के अंदर भी आपको ये तीन दर्जों में ये चीज़ें मिलेंगी। मेल में जिस तरह सबसे पहली चीज़ तो उसका सीमन है, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो कंसीव नहीं कर सकता, फीमेल जो है कंसीव नहीं कर सकेगी। इस तरीके से अक्सर केस जो हमारे पास आते हैं, अगर जो नालियाँ हैं, ठीक है ना, वेरिकोसिल और या एपिडेडिमस के आगे जो है अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो टेस्टिकल्स के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो आगे नहीं जाते, तो इस तरीके से सीमन के अंदर जो है वो एजोस्पर्मिया की काज बनती है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मेल ही नॉन फंक्शनल है तो तब भी लाजिम बात है, पिछली चीज़ें अगर नॉर्मल हैं तब भी प्रॉब्लम है। इस तरीके से ख़वातीन, चूँकि आज हमारा मौजू है 5 के हवाले से, तो वहाँ भी पहली चीज़ इसकी ओवुलेशन है। अगर ओवुलेशन है तो अगले स्टेप जो हैं उनके नॉर्मल होने के चांसेस हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, जो ऑर्गन्स की जो फिज़िकल कंडीशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और उसमें आपके पास देखें ना कि ओवरी है, फ्लोपन ट्यूब्स हैं, यूट्रस की जो फिज़िकल कंडीशन है, एंडोमेटीरियम है वो है। इस तरीके से विजाइनल जो पीएच लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ बाज़ का रिएक्शनरी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से अमल में रुकावट बनती है, और जिसमें बाकी जितनी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में वो नॉर्मल होती हैं, लेकिन ये छोटा सा बात का प्रॉब्लम होता है। तो असल चीज़ देखिए, कोई चीज़ रुकावट है, प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो रही होगी ना, अमल नहीं ठहरा, तो हमने उसको देखना है अभी क्या हो रहा है। तो एक तो हमारे पास जो उसको जज करने के लिए चीज़ें सारी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, और दूसरी चीज़ जो मोटी मोटी चीज़ें हमारे पास है, लाजिम बात है एक खातून का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बड़ा अहम है। अगर सबसे बड़े आपके पास आएंगे जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्टर्ब होगा, इसमें दो कैटेगरी आएंगी। एक तो पीसीओज में आते हैं जिस तरह, उसमें ज़्यादातर पेशेंट आपके पास वो होते हैं जिनमें मेंसेस डिले होते हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिस्म फूलता जाएगा, और जिस्म फूलता है ना तो उसमें चर्बी के जो खुलियात हैं यानी फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है खातून के। और शायद आपके इल्म में पहले भी होगा कि ये जो चर्बी के जो खुलियात हैं ये भी एस्ट्रोजन पैदा करते हैं, जो कि रुकावट बनती है हमल के ठहरने के अंदर। तो इसके लिए अगर हम पहले लेते हैं जिसमें ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर मेंसेस डिले होते हैं, उसके अंदर लाजिम बात है आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, तो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था पीसीओज़ के हवाले से। तो आपकी जैसे वज़न बढ़ेगा, खातून फूलती जाती है, तो ये पल्सटिला बहुत बड़ी दवा है। लेकिन ऐसी ख़वातीन या ऐसी बच्चियाँ सॉरी, जो जिनका जो फर्स्ट जो बलूगत के बाद पहला हैज़ देर लेट होता है, ब्रैटाकार को आपने कभी नहीं बोलना। ये जिस तरह हम सीपी चैट का इलाज करते हैं, एक इनकम्प्लीट आर्गन जो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, आप जितनी मर्जी दवाएं देते रहें, पल्सटिला बेचारी क्या करेगी। तो वहाँ आपको इन दवाओं की तरफ जाना पड़ेगा, आप उसकी बेस को ठीक करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो वो जैसे ब्रैटाकार यानी ब्रैटाकार, एगेरिकस और उसके साथ म्याज़मेटिक दवाएं, आर्गन डेवलप होगा तो उसके अंदर एबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं बाकी दवाओं के साथ, उसमें फिर आप पल्सटिला की तरफ जाएंगे। जैसे लिखा गया है कि पल्सटिला छोटी बच्चियों में मेंसेस डिले हो जाए, लेकिन अगर वो है तो पहले ये ब्रैटाकार, सिफलिनम या ट्यूबरक्लिनम या कार्सिनोसन ये चलाने के बाद पल्सटिला सही लिखी हुई है, इसके बाद पल्सटिला का नंबर आएगा। लेकिन अगर आर्गन डेवलप है और पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप अगर देखते हैं मरीज़ में सेक, बंद जगहों पे घुटन, घबराहट, अलामत के बगैर नहीं जाना, तो वहाँ पर आप पल्सटिला की तरफ जाएंगे। और देखें, ये पहले भी कई जगह डिस्कस किया है कि जब हम अब अच्छा, एक तो ये हो गया जो मोटी खातून है, ऐसी खातून है जिनके मेंसेस भी डिले हो रहे हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना, दुबली पतली है, तो ये नेट्रम की खातून है, तो ये मोटा मोटा फ़र्क दोनों में हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि पल्सटिला अगर काम ना करे, नेट्रम काम ना करे, तो इनकी अगली दवा क्या है हमारे पास, काली कार्ब है, और इनकी दरमियानी दवा फेरामेट है, ठीक है ना। मरीज़ अगर एनीमिक है, आप देखते हैं, और उसकी वजह से उसके मेंसेस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है,
तो आप इस तरतीब के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। और अक्सर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत जल्दी करते हैं कि अभी मरीज़ आपसे जो जल्दबाज़ होगा, अक्सर आएगा कि डॉक्टर साहब 2 हफ्ते हो गए दवा खाते हुए, मेंसेस नहीं चल रहे। तो हम उससे कहते हैं हो सकता है पहले 2 महीने 3 महीने लग जाएँ, लेकिन जब एक बार मेंसेस स्टार्ट होंगे तो फिर ये रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे रहे फौरी तौर पर जो उसको मेंसेस को बहाल करने वाली है या फौरी तौर पर जो उसके मेंसेस को चलाने वाली है। आपने परमानेंट बेहतरी की तरफ लाना है। पूरा जब मरीज़ को ठीक करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें रेगुलर होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, पहला है जो लेट हो जाता है उसकी एक रीज़न ये भी होती है बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, ग्रोथ ही नहीं होती। ब्रेडाकार इसमें ब्रेड लेकिन बहुत लेट काम करती है। इंसान 9 महीने में डेवलप, बालिग होते हुए 12 साल लग जाते हैं। का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ें जो बाय बर्थ या उसकी ग्रोथ के अंदर नेचुरली जो एक इनकम्प्लीट रह गया, उसमें सबसे पहले इन प्रोसेस पे जाएंगे, फिर अगली चीज़ों के ऊपर आएंगे। अब नेट्रोम्योर की होगी, नेट्रोम्योर के बाद फेरामेट और कालिकार। एक खातून मेंसेस ज़्यादा आते हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो मेंसेस का साइकिल, यानी 28 दिन के बाद आता है। दूसरी चीज़ मेंसेस का ड्यूरेशन, कितने दिन रहते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 2 चीज़ होगी। तीसरे मेंसेस का फ्लो, ब्लड कितना आता है, ठीक है ना। तो बाज़ ख़वातीन में ऐसा होगा कि साइकिल वक़्त से पहले आते हैं, ज़्यादा दिन तक रहते हैं और फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, वज़न फिर भी फूलता जाता है। लेकिन अक्सर ऐसी ख़वातीन आपको कमज़ोर मिलेंगी। लेकिन ऐसी खातून अगर जिस्म फूल रहा है उसका, तो उसकी दवा कलकेरिया कार। कलकेरिया कार मोटापे में कभी काम नहीं आई, लेकिन यहाँ फेल नहीं होगी। इसी तरीके से मेंसेस के ज़्यादा आने में आपके पास दूसरी बड़ी दवा नक्सवामिका है। नक्सवामिका बहुत बड़ी दवा है। अक्सर ये तो चूँकि किताबों के अंदर खास लिखा गया कि एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन अगर आप नक्स की अलामत वैसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी है, वक़्त से पहले आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। नक्स की बहुत बड़ी अलामत, और इस दौरान में कॉम्प्लिकेशन भी मरीज़ को ज़्यादा आएंगे। इसी तरीके से तीसरी बड़ी दवा जो है आपके पास, वो सुबाइना है। सुबाइना में क्लॉटिंग होगी और कमर दर्द होगा। जो कमर दर्द यहाँ से होता है मरीज़ को पेल्विक रीजन में आता है, ये उसकी मखसूस निशानी है। तो इस तरीके से चौथी दवा इसकी कलकेरिया फास्ट भी है, जो ज़्यादा यूज़ होती है। मैं कॉमन यूज़ की बात कर रहा हूँ। कलकेरिया फास्ट दुबली पतली, फिज़िकल तौर पर आप देख लेंगे उसमें। मैं तो डिज़ायर पूछता हूँ कि मरीज़ अक्सर जो है खाने में किस तरह की नमकीन चीज़ों की तरफ अगर रग़बत है, ख़ास तौर पर गोश्त की तरफ, तो ये कलकेरिया फास्ट का बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि मैं इसलिए जाता हूँ, अल्लाह ताला ने एक नेचुरल पैरामीटर आपके अंदर बनाए हैं। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जिस्म डिमांड करता है उसकी। पानी की कमी होगी, मुंह खुश्क होगा। प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन डिमांड करता है। इसलिए ख्वाहिश और नफरत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बाज़ दवाओं के हिसाब से। तो ये जब आप देखते हैं कि साइकिल नॉर्मल हो गए तो अल्लाह ताला करम कर देता है। उसके बाद अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर लाज़िम बात है, आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम उसका फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकता है ओवरी की ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है ना। तो आप उस हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। सिस्ट हो सकती हैं, तो फाइब्राइड हो सकती है इस तरीके से, या उसकी ग्रोथ नहीं हुई पूरी तरीके से। उसके बाद फ्लोपन ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। तो फ्लोपन ट्यूब ब्लॉक के हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब, एक तो थायोसिन है और दूसरी कैक्टस बहुत बड़ी दवा है। कैक्टस के अलावा लेक्सिस लिखी है उस डॉक्टर ने, वो लेक्सिस उन्होंने राइट साइड की फ्लोपन ट्यूब के अंदर लिखी है। लेक्सिस डॉक्टर क्या नाम है उसका, ये दामन शिफा वाला फाइंड योर रेमेडी के जो राइट साइड में अगर फ्लोपन ट्यूब ब्लॉक होती है तो लेक्सिस। इस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यानी हमने देखना है काज क्या है। छोटी छोटी काज तो इस तरह से मसले हल हो जाएंगे इस तरह। तो आप उस एंडोमेट्रियोसिस को लेकर उसका इलाज करें कि मरीज़ की हिस्ट्री होगी, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें अक्सर आपको ये फिलासफी बुरसा, और अगर इससे नहीं होगा तो फाइकर से ब्लीडिंग एमरजेंसी तौर पर ये दवाएं रोकेंगे। उसके बाद मरीज़ की अलामात के ऊपर आ जाएंगे, उस दवा को चलाएंगे तो उससे भी कंसीविंग हो जाती है। इस तरीके से एक बहुत बड़ी काज ये कि बाद को सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमल नहीं ठहर रहा होता। उसमें एक तो ये होता है कि बाद जो हमारे इसका सीमन की जो पीएच है, यानी ये अल्कलाइन होती है, और विजाइनल जो पीएच है वो एसिडिक होती है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि यानी जिस तरह मुंह में हमारे लुआब है, ये अल्कलाइन रिएक्शन है।
स्टमक में एसिड होता है, यानी ये जब अल्कलाइन और एसिड आपस में मिलता है तो ये पानी और नमक बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके से जब सीमन जो अल्कलाइन रिएक्शन में विजाइना में जब जाती है तो अगर उसका पीएच लेवल ख़राब है तो यही सीमन यूट्रस में दाखिल होने से पहले इसके बहुत सारे जो स्पर्म हैं वो डेड हो जाएंगे। यानी आप लैब से टेस्ट करवा रहे हैं तो वो नॉर्मल आ रहे हैं, इस तरीके से जो पैरामीटर खातून के हैं वो भी नॉर्मल आ रहे हैं। तो ये एक काज बावकात इसकी यहाँ पर बनती है। क्रियाजूट बहुत बड़ी दवा है, क्रियाजूट यहाँ पर बहुत बड़ी दवा है, नेट्रम कार बहुत बड़ी दवा है, इसी तरीके से मेडोरिनम यहाँ की बहुत बड़ी दवा है इसी प्रॉब्लम की। इस तरीके से एक और प्रॉब्लम है वो जहाँ जस्ट यही होता है कि जो सीमन है वो बाहर निकल आती है। लाजिम बात है जब सीमन जाएगी नहीं तो प्रेगनेंसी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसकी मेरे इल्म में पूरे मेट्रिया मेडिका में एक ही दवा है और वो नेट्रम कार्ब है। 30 में भी रिजल्ट दिए हैं, 200 में भी रिजल्ट दिए हैं, 1M में भी मिले हैं और हमारे बाज़ असाज़ा ने CM बताई थी, CM में भी रिजल्ट मिले हैं। बहरहाल नेट्रम कार्ब काम करती है। तो मुख्तसर सा मेरे ख्याल में, बाकी कोई चीज़ें ज़हन में आती रहेंगी तो स्टेप बाय स्टेप